थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट हैं हमारे आज अरविंद शर्मा। अरविंद जी, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा, कैमरा ऑन करें, वीडियो ऑन कीजिए। अरविंद शर्मा। सर इसमें होस्ट डिसेबल्ड लिखा रहा है सर। एक मिनट है ना जी। जी अरविंद जी, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। अरविंद, दूसरा मौका है आज आपका? हाँ जी सर, क्या मैं नहीं, सुन फर्स्ट है पाया सर। सर? अच्छा, फर्स्ट मौका है हाँ हाँ आपका? सर, हाँ सर, बिल्कुल फर्स्ट मौका है सर। अच्छा, आप इंजीनियर हैं? जी सर। अच्छा, कहाँ काम करते हैं अभी आप? हाँ सर, बिल्कुल सर। अभी वर्तमान में मैं अलवर जिले में हूँ और आकाशवाणी में कार्य कर रहा हूँ सर। अच्छा, रेडियो अभी भी सुनते हैं लोग क्या? हाँ सर, बिल्कुल सुनते हैं सर, अभी भी सुनते हैं। और जैसे हमारे कार्यक्रम होते हैं तो श्रोताओं के फ़ोन आते हैं बाकायदा। कभी कभार जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इतने सारे फ़ोन्स आते हैं, तो इससे हमको लगता है कि बिल्कुल अभी सुन रहे हैं लगातार। तो बताइए, अब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया, टीवी, ओटीटी वगैरह, तो रेडियो की उपयोगिता कैसे बनी हुई है? सर हाँ, मतलब विकल्प इतने सारे हो गए हैं कि ये क्योंकि एक ट्रेडिशनल पार्ट था एक एंटरटेनमेंट का, तो इस वजह से उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि इतने सारे विकल्प लोगों के पास हैं। लेकिन फिर भी रेडियो जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी रिलेवेंस, जैसे कहीं आपदा प्रबंधन में भी काम आता है, उधर साइड जैसे गवर्नमेंट एमओयूज साइन करती है वहां पर काम आता है, इधर साइड जैसे कोरोना टाइम पे भी जो प्रॉब्लम हुई है, गवर्नमेंट ने अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी उनकी गाइडलाइंस हैं, वो इसकी तरफ से एड्रेस की हैं। और आज भी रूरल एरियाज में सर जो दूसरे विकल्प हैं वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाए हैं, तो इस हिसाब से चूंकि एक सस्ता साधन है मनोरंजन का, इस वजह से रूरल इंडिया में, रूरल भारत में अभी भी ये यूजफुल है सर। ये कम्युनिटी रेडियो क्या होता है? सर कम्युनिटी रेडियो एक्चुअल में जो आदिवासी इलाके होते हैं, या फिर जैसे वनरेबल सेक्शंस हैं, या फिर जैसे पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी बेस्ड रेडियो होते हैं जो वो संचालित करते हैं, और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के जो समस्याएं हैं, उनको निराकरण के लिए ये कम्युनिटी रेडियो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है सर, चालू किया उनके जाता है। पास वो सारी टेक्नोलॉजी होती है कि वो रेडियो का पूरा सिस्टम संचालित कर लेते हैं? सर टेक्नोलॉजी होती है, बट वो सर वो बहुत छोटे स्तर की होती है। जो छोटे जो एरिया जैसे 5 से 10 किलोमीटर का कोई आदिवासी एरिया होता है तो वहां पर, या फिर वनरेबल सेक्शन छोटा एरिया है, तो वो बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी, मतलब इतना बड़ा सेटअप नहीं होता, छोटा सेटअप होता है जो बहुत कम खर्च में वो स्टार्ट कर पाते हैं। अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री जी की मन का बात तो आप तो जरूर सुनते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। बताइए, क्या है ये मन की बात? सर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सर अक्टूबर 14 से जब वो इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने अपने अपने जो विचार हैं, जो वो अपने विचार, मतलब जो भी वो खुद के मन की बात करना चाहते हैं, मतलब जो भी अपने जो उनके खुद के विचार होते हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, लोग जो प्रधानमंत्री से जुड़ना चाहते हैं और जो भी अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वो पूरे भारत तक पहुंच सकते हैं सर। कितने बार अब तक हो चुका है ये प्रोग्राम? सर अभी तक सर 70 के आसपास इसी कड़ी हो चुकी है सर। 71 होगा अब इस लास्ट संडे को। कब होता है ये, हर महीने? सर ये प्रत्येक महीने के सर अंतिम जो रविवार होता है उस दिन ये आयोजित होता है सर, सुबह 11 बजे के आसपास। अक्टूबर वाले मन की बात में क्या मुद्दे चर्चा किए थे प्रधानमंत्री ने? सर इसमें जो पिछले 4-5 बार से लगातार, वो तो एक तो कोरोना से रिलेटेड, तो सर वो लगातार जागरूक करते आ रहे हैं लोगों को, तो एक वो मुद्दा तो इसमें था।
बाकी मैं अभी इस बारे में जानकारी नहीं पाऊंगा सर, और अलग उन्होंने क्या बात करी थी इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोरोना का पिछले 3 से 4 बार से लगातार वो गाइडलाइन इसमें बताते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। विविध भारती प्रोग्राम आता था ऑल इंडिया रेडियो पे, आता है या बंद हो गया है? हाँ सर, अभी आता है, बिल्कुल आता है सर अभी भी। अच्छा अच्छा। कौन को उसको होस्ट करता है? सर ये जो विविध भारती प्रोग्राम है वो हमारे जो आकाशवाणी के जो मुंबई केंद्र है वहां से प्रसारित होता है सर। अच्छा अच्छा। कितने केंद्र है आकाशवाणी के टोटल इंडिया में? सर अभी वर्तमान में सर 423 केंद्र हैं सर पूरे भारत में। आपका क्या काम है आकाशवाणी में? सर मैं यहाँ पे अभियांत्रिकी सहायक पद पर हूँ, और मेरा सर तकनीकी जो टेक्निकल काम है उससे रिलेटेड काम है। तो मेनली सर यहाँ पे हम जो मेरी जो जिम्मेदारी है, जो ट्रांसमिशन स्टूडियोज होते हैं सर हमारे, उन पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उनके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो वहाँ का टेक्निकल सेटअप है, उसको देख रेख का काम है सर एक तो। नंबर 2 सर जो काम है वो आउटसाइड ब्रॉडकास्ट होते हैं, जैसे हमारे कोई भी वीवीआईपी प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लो श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं या उनका कोई विशेष कार्यक्रम है, तो हमारी टीम यहाँ से जाती है सर। तीसरा जो काम होता है सर, जो स्टूडियोज में सर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो गया या फिर उनकी डबिंग हो गया, तो उसका जो टेक्निकल सहायता जो प्रोवाइड करते हैं वो सर हम लोग करते हैं। इन और चीजों सर की प्रशासन में क्या उपयोगिता होगी? सर इसमें जो हमारा टेक्निकल काम है सर, एक तो सबसे अच्छी चीज तो मैंने सर ये सीखी है कि हमारा जो भी सेटअप होता है, जैसे स्टूडियोज हैं सर, तो हम हमेशा स्टैंड बाई रखते हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो जिम्मेदारी का होता है सर। हम 20 सेकंड से ज्यादा मतलब किसी प्रोग्राम को डिले नहीं कर सकते। तो उस केस में हमने क्या किया है सर, हमने हर चीज के स्टैंड बाई रखे हुए हैं पहले से, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पहले से उसका समाधान सोच के रखते हैं सर। तो मुझे लगता है कि प्रशासन में ये एक बहुत बड़ी मतलब हमको सहायता प्रोवाइड हो सकती है, सहायता मिल सकती है कि हम जो कुछ कोई भी समस्या आ रही है उसका पहले से ही हम उनका उसका प्लान सोच के रखें, उसके बारे में पहले से ही उसका सॉल्यूशन सोच के रखें, तो हम बेहतर तरीके से उसको वर्क कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आपकी हॉबी बड़ी अच्छी है, बड़ी यूनिक हॉबी है, थोड़ा बताइए कुछ अपने स्टडी के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ। हाँ जी सर। सर एक्चुअल में यूट्यूब पे सर जो मैं अभी तक जैसे अभी आरएएस में मैंने 2 बार अपना मतलब यहाँ पे जो 2 बार अटेम्प्ट दिए हैं, तो मेरे पिछली बार सर 1 नंबर से मैं इंटरव्यू कॉल में रह गया था। तो वो और अब की बार जो मैंने जो परिवर्तन आया है, जो मैंने मेरी अपनी रणनीति में जो परिवर्तन किया है, उसको मैं सर लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साथ में अभी तक सर जो भी मेरी पढ़ाई से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सर मैं अपने श्रोताओं के साथ, अपने जो मेरे साथ सहयोगी हैं उनके साथ साझा करता हूँ, ताकि जो उनकी समस्याएं हैं या फिर मैं एड्रेस कर पाऊँ, जो मेरी एक प्रॉब्लम में सामान्य विद्यार्थी जीवन में आती है, वो बता सकूं सर उनको। मुझे मोटिवेट कीजिए, कुछ बताइए मुझे। सर सबसे पहली बात तो सर जो सर एज ए स्टूडेंट बताऊं आपको? नहीं नहीं, आप एज ए मोटिवेटर बताइए, मुझे स्टूडेंट मानिए। अभी मुझे आरएएस इंटरव्यू देना है, बहुत हतोत्साहित हूं मैं, मेरा मोराल गिरा हुआ है। जी सर। सबसे पहली बात तो जो इंटरव्यू जो आरएएस के लिए है वो ये है कि जो मार्केट में जो हवा बना हुआ है इसको आप बिल्कुल भी नकार दीजिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। बहुत साधारण इंसान है, बहुत छोटे से इंसान है, और वो बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, बहुत बेहतर अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि ये असफलता तो एक, जैसे मैंने मेरे पिछले अटेम्प्ट में देखा कि एक छोटी सी असफलता हो गई, 1 नंबर से मैं रह गया, लेकिन उस 1 नंबर की वजह से मैं निराश होकर बैठ जाता तो आज यहाँ पे नहीं होता। लेकिन 1 नंबर की वजह से जो मेरी प्रॉब्लम्स रही, जो मेरी कमियां रही, उसको मैंने रेक्टिफाई किया। तो मुझे लगता है कि यदि हम अपनी असफलताओं से सीखें तो हम बेहतर कर सकते हैं। कि असफलताएं हमको एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत करती हैं। क्या पता 1 नंबर से मैं पिछली बार दे भी देता, मेरा कुछ भी नहीं होता और ज्यादा लास्ट एंड पे जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होता। लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया। ईश्वर जहां तक संभावना ये है कि ईश्वर चाहता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन इसमें करूंगा। तो आप असफलता से निराश नहीं हो, अपनी तैयारी को जारी रखें, और ये एक छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस आप रेगुलर थोड़ा हल्का सा प्रयास करना है। आप ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि एक लंबी यात्रा है, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। डिजिटल एरा गवर्नेंस का जमाना है आजकल और आप कंप्यूटर के जानकार हैं, जी सर। क्या है ये डिजिटल एरा गवर्नेंस? सर ये जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनको सर डिजिटल माध्यम से, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
तो जैसे पिछले 2-3 साल पहले से ही ये मतलब ज्यादा वो हुआ है, अगले 5 से 7 साल में लगभग गवर्नमेंट की योजना है कि सारी योजनाएं सारे विभागों को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचनाएं प्रसारित की जाएं, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित की जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचे, बहुत त्वरित माध्यम से पहुंचे और उनको विभागों तक बार बार जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो किसी में टाइम डिले हो रहा है, किसी में प्रॉब्लम ज्यादा थी, तो वो समस्या का सामना नहीं करना पड़े, मतलब डोर स्टेप तक सर योजनाओं को पहुंचाया जा सके। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी सर। जी सर। जी उपाध्याय सर। हाँ अरविंद जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। आपने तो इंजीनियरिंग की हुई है और एक चांस पहले ले लिया है, आपको अनुभव है, तो आप मुझे ये बताएं इंजीनियर होने के नाते सबसे पहला सवाल कि कार रेडियो सबसे पहले किसने और कब बनाया था? सर मैं प्लीज दोबारा सुन पाऊँ सर, दोबारा क्वेश्चन बता पाए? कार रेडियो सबसे पहले और किसने और कब बनाया, इन्वेंशन किसने किया? सर मैं क्षमा चाहता हूँ सर, ये कार रेडियो मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन कार रेडियो के बारे में पर्टिकुलर या मैं जानकारी नहीं बता पाऊंगा सर। रेडियो के बारे में बता दीजिए। हाँ सर, रेडियो सर मार्कोनी ने सर 1895 में सर इसका इन्वेंशन किया था। 1895 में किया था पक्का? हाँ सर, उसने अच्छा। सर उन्होंने 1895 में सर प्रयोग किया था सर, उसके बाद में फिर इसको एक्सपेंशन किया, तो 1895 के आसपास इसका माना जाता है सर। बाद में सर उनको 1909 में जब उन्होंने ज्यादा इसका विस्तार किया तो 1909 में सर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। ये अपने जनरेटर किसने खोजा था जिसकी आपके रेडियो स्टेशन पे जरूरत पड़ती है? सर मैं क्षमा चाहूंगा जनरेटर। सर मुझे इस बारे में सर जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए फिर से प्रयास करूंगा। एलिवेटर 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 के बारे में जानकारी? सर एलिवेटर के बारे में जानकारी है, लेकिन सर ये किसने इन्वेंशन किया सर ये नहीं बता पाऊंगा, मैं फिर से पढ़ने का प्रयास करूंगा सर अभी। कंप्यूटर के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर आवाज नहीं आ रही है सर। उपाध्याय सर वापस कनेक्ट हो रहे हैं, 1 मिनट रुको आप। हेलो। जी सर सर अब आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है सर। मेरा वीडियो तो आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है? सर यहाँ पे कृष्ण एकेडमी लिखा हुआ आ रहा है सर। हाँ तो आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है आपका? सर कृष्णा एकेडमी लिखा हुआ आ रहा है सर। चलिए कोई नहीं, आप आवाज तो सुन रहे हैं ना? हाँ सर बताइए, बिल्कुल सर जी। बताइए कार ये अपने कंप्यूटर के बारे में बताइए। सर कंप्यूटर सर एक गणना के लिए यूज आता है, जैसे जितने भी सर 0 और 1 बाइनरी का इसमें यूज होता है, और ये एक मेनली गणना के लिए यूज आता है सर। यहाँ पर स्टोरेज भी इसमें फाइल्स का स्टोर कर सकते हैं, और इसके पर्टिकुलर एक मेमोरी होती है जिसमें फाइल को स्टोर किया जा सकता है, तो ये है सर। हेलो। जी उपाध्याय सर, वीडियो नजर नहीं आ रहा है। हाँ सर अब वीडियो नजर आ रहा है सर। उपाध्याय सर। एक मिनट सर, ऐड हो रहे हैं वापस। जी उपाध्याय सर। उपाध्याय सर। राजेश सर आप शुरू करो बोलिए। जी अरविंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते। ये बताइए
ये एक श्रमेव जयते नाम से अभी शुरू हुआ था एक कार्य योजना, श्रमेव जयते अभियान, जी सर, जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ सर, यदि थोड़ा सा आप कह पाए सर, आप मैं हिंट देना चाहूँ यदि आप आज्ञा दे तो। जी श्योर बिल्कुल। नहीं हूँ सर। ये श्रमेव जयते कार्यक्रम में सर श्रमिकों के लिए गवर्नमेंट की योजना है सर, कि उनको संगठित जो क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको, उनके लिए सर वो पेंशन का प्रावधान किया गया है सर। मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ इसके लिए। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बता दीजिए। सर आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा सर, ये जो कोरोना समय में इन्होंने जारी किया और 20 लाख करोड़ का पैकेज इसमें जारी किया है, जो लगभग अपनी जीडीपी का 10% है। तो इसमें सर हमारी जितनी भी भारत, इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब ये है कि हमारे जितने भी एमएसएमईज हैं या फिर हमारे जो खुद का जो इतना भी सेटअप है उसको मतलब इतनी सहायता प्रोवाइड की जाए कि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाए और हमें विदेशों के ऊपर मतलब विदेशों से ज्यादा आयात की आवश्यकता नहीं पड़े, हम एक निर्यात वाली क्षमता में आ जाए सर। एक मिशन कर्मयोगी और शुरू किया गया था। सर मिशन कर्मयोगी के द्वारा सर जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सर ज्यादा निष्ठावान बनाने के लिए, उनको ज्यादा कार्यकुशल बनाने के लिए सर ये मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है सर। अच्छा, ये दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर के बारे में बताइए कुछ। सर ये लगभग सर 1498 किलोमीटर लंबा है सर, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी सर 150 किलोमीटर के आसपास रहेगी। और सर ये दिल्ली से शुरू होकर मुंबई तक ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, जहां पर इंडस्ट्रियल गतिविधियां शुरू की जाएंगी। एक सर जो रेजिडेंशियल हब बनाया जाएगा, टाउनशिप, यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप की जाएगी। और सर यहाँ इंडस्ट्री जो फॉरेन इंडस्ट्री हैं उनको यहाँ पर डेवलप करने के लिए एक मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे सहायता, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे पर्टिकुलर जोन प्रोवाइड करेगी सर। ये जैसे दिल्ली है, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान हो गया, गुजरात, एमपी और सर महाराष्ट्र, ये सर 5-6 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 5-6 स्टेट यहाँ पर शामिल किए गए हैं सर। राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरेगा ये? सर राजस्थान में अलवर, जयपुर, अजमेर और सर आगे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पाली और राजसमंद, भीलवाड़ा। अच्छा, ये विजन 2050 क्या है? सॉरी सर, मुझे आना चाहिए लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा सर, मैं थोड़ा चलिए, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अंतिम प्रश्न, सेंसेक्स और निफ्टी, इनका फुल फॉर्म बता दीजिए आप। सर सॉरी, मैं फुल फॉर्म नहीं बता पाऊंगा सर, मैं सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में है, लेकिन सर मैं फुल फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है सर, मैं क्षमा चलिए, चाहता कोई बात नहीं। हूँ। धन्यवाद। जी सर। जी ललित सर। जी अरविंद जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बताएं कि रित क्या होता है? रित सर ये नीति शास्त्र की सर एक संकल्पना है। रित का मतलब ये होता है कि एक ब्रह्मांड में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो जिसकी वजह से वो सर संचालित हो रही है, एक पर्टिकुलर अपने आप नियम बने हुए हैं। तो उसके जैसे मान लो कोई जैसे कोई ग्रह है, तो वो सर अपने आप ही वो मूव करता जा रहा है, उसके अपने एक पर्टिकुलर एक अपने नियम में सर वो मूव कर रहे हैं, या कह सकते हैं एक पूरी एक। जी सर। ओके। अच्छा ये बताएं कि गांधी का सत्याग्रह क्या है? सर गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही मतलब ईश्वर के समान है, मतलब सत्य को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। तो यदि सत्य के ऊपर चलेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है सर। और सत्याग्रह जो गांधी जी करते हैं वो सत्याग्रह क्या है? सर जो हेलो। जी आवाज आ रही है उपाध्याय सर? हाँ, अब आ रही है। जी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है। ठीक। जी आप पूछें सर। सर, मैं अरविंद जी पूछ रहा था, कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है? जी सर, कंप्यूटर एक सर
कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है सर, जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं, और एक इसमें सर मेमोरी का भी पार्ट होता है। साथ में ये सर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और सर ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो ये प्रोवाइड करता है सर इसमें। और सर 0 और 1 बाइनरी नंबर पर सर ये आधारित होता है। चलिए, आवाज आ रही है आपकी, वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, मनुस्मृति आपने नाम सुना है? सर नाम सुना है, लेकिन सर मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा सर। चलिए, मुझे ये बताइए आप कि एक होता है राज्य, एक होता है राष्ट्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर यदि राज्य जो होता है सर वो राष्ट्र का एक पार्ट होता है सर, राष्ट्र का हिस्सा होता है सर राज्य। राष्ट्र एक उसकी एक राजनीतिक सीमा होती है सर। जी सर, आवाज आ रही है? सर उपाध्याय सुन पा रहे हैं? उपाध्याय सर सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, आप ही कर लो, ठीक। आ रही है, अब आने लगी है। ठीक है, मैं और एक आध पूछता हूँ। हेलो जी सर। अरविंद जी, जी आवाज आ सर, रही आवाज है? आ रही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर। तो भाई, ये हार्डवेयर से क्या मतलब है? सर हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी वस्तु को उसको छू सकते हैं सर, वो एक हार्डवेयर होता है सर। जैसे मान लो पुस्तक है, किताब है, उसके यदि हम छू सकते हैं तो सर वो हार्डवेयर है सर। अपने हाथ से टच कर सकते हैं, जिसका निश्चित आयतन है, निश्चित क्षेत्रफल है सर। ठीक है अरविंद जी, आप ये बताएं कि गांधी का सत्याग्रह मैं आपसे पूछ रहा था। एक मिनट। जी व्हाट गांधी का सत्याग्रह मैं आपसे पूछ रहा था अरविंद जी। जी सर। सर बताएं गांधी जी, सत्याग्रह के बारे में। सर गांधी जी जो सत्याग्रह है उनके हिसाब से सर उन्होंने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से सर सत्य के प्रति, जो वास्तविक जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसके प्रति आग्रह किया है सर उन्होंने अहिंसक आंदोलन के रूप में। तो ये सत्य के प्रति आग्रह है जो मतलब उनसे अपनी मांगे मनवाने के लिए सर। अच्छा, क्या इसमें हिंसा का तत्व शामिल है? सर इसमें हिंसा का, गांधी जी के सत्याग्रह में सर हिंसा का तत्व शामिल नहीं है सर। तब तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कहा कि करो या मरो। सर उसमें करो या मरो का सर जो गांधी जी ने बोला है उसमें ये बोला है कि या तो अंग्रेजों को बाहर निकालना है, और हमें एक साथ मरने के लिए, कहने का मतलब ये, मतलब करने के लिए ये है कि हमको सबको एक साथ संगठित होना है। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब फिर हमारी एक मृत्यु के समान है, क्योंकि हम इतनी इतनी दिनों से सर गुलामी झेल रहे हैं। तो उनका मीनिंग ये नहीं था कि हमको मतलब सामने वाले को मारना है, ऐसा कुछ है। बस हमको अपने सबसे ज्यादा अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं सर, उनका कहने का मतलब ये था। ओके। अच्छा ये बताएं कि गांधी के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है? सर गांधी जी के सत्याग्रह में सर एक अहिंसात्मक रूप से सर आंदोलन किया जाता है, और वहां पर संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद की जाती है कि हम सत्य के प्रति आग्रह कर रहे हैं, और अहिंसात्मक रहता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में सर खुद को, मतलब जो प्रतिरोध होता है सर वो निष्क्रिय रूप से होता है, मतलब जो खुद को एक यातनाएं देकर के जो सामने वाले का हृदय विदारक हो जाए, सामने वाले का हृदय पिघल जाए, इससे रिलेटेड है सर। कंफर्म हो आप इसके बारे में? सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ठीक है। अच्छा, ये एक गांधी ने एक सिद्धांत दिया है, ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता। जी सर।
सर गांधी जी के न्यास धारिता सिद्धांत के अनुसार हमें मतलब खुद के लिए ही कार्य नहीं करना है, खुद के लिए ही वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, हमें दूसरे दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करना है सर। ओके। और दूसरी चीज सर, जो संसाधन है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, केवल अपना खुद का अधिकार नहीं है। हम सभी से ग्रहण करते हैं कोई भी चीज, तो हमें उनको लौटाना जरूर आवश्यक है समाज को। ओके, अच्छा बताएं कि अलवर की स्थापना किसने की है? सर अलवर की स्थापना महाराजा प्रताप सिंह कछवाहा ने की थी सर। अच्छा, ये एनसीआर में अलवर का कौन कौन सा पार्ट शामिल है? सर एनसीआर में अलवर पूरी तरह से शामिल है सर, संपूर्ण भूभाग अलवर का शामिल है सर एनसीआर में। ओके, एक स्थान है आपके वहां पे धौली दूब, जी सर। क्या है? सर धौली दूब में सर यहाँ के संत लाल दास जी हुए हैं सर, उनका वहाँ पर स्थान बना हुआ है सर, वहाँ पर उनका समाधि स्थल है धौली दूब में, जो वहाँ पर इनके जो लालदासी संप्रदाय के लोग जो हैं, जो इसको मानते हैं, वहाँ पर सर जाते हैं। ओके, संत लालदास जी संबंधित है। एक आपके वहाँ कला है कागजी कला, जी सर। क्या है? सर ये कागजी कला एक हस्तशिल्प की कला है सर। इसमें मिट्टी के कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं जो बिल्कुल कागज की तरह सर पतली होती हैं, इस वजह इसको कागजी कला हस्तशिल्प बोला जाता है। इसके लिए एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है आपके अलवर का, एक गांव है बहुत प्रसिद्ध है सर किशोरी गांव। राइट। किशोरी अच्छा, गांव। ये सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में बताइए। सर सरिस्का अभ्यारण्य अलवर का एक बहुत खूबसूरत जगह है सर, और यहाँ पर लगभग 1955 में सर इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, और 1978 के आसपास ये बाघ परियोजना में शामिल हो गया था, और 1982 में सर इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और यहाँ पर सर ये लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसका पूरा फैलाव है, और यहाँ पर सर बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे पांडुपोल जी का मंदिर है, भर्तृ जी का स्थान है, काकनवाड़ी किला है, और यहाँ पर सर बाघ परियोजना शुरू की गई है। ओके, अलवर के प्रमुख नदियां बता दीजिए, अलवर की प्रमुख नदियां। सर अलवर की प्रमुख नदी, जी सर अलवर में सभी मानसूनी नदियां हैं सर, यहाँ पर कोई बारहमासी नदियां नहीं है। और सबसे प्रमुख नदी तो सर रूपारेल नदी है, दूसरी नदी सर अरवरी नदी है, ताबी नदी है सर, और चूहड़ सिद्ध नदी है सर। कस्बा है आपके वहाँ नौगांव, जी सर। बताएं। सर नौगांवा कस्बे के सर जो जैन मंदिर हैं वो बहुत फेमस हैं सर पूरे भारत में। किसके, कौन से तीर्थंकर के मंदिर है वहाँ? सर नौगांव में सर शांतिनाथ जी हैं, दिगंबर जैन मंदिर हैं सर वहाँ पर, Right. जो इनके शांतिनाथ जी का मंदिर है। अच्छा बताएं, सरिस्का पैलेस क्या है? सरिस्का पैलेस। सर सरिस्का पैलेस 1902 में सर जयसिंह महाराजा जयसिंह ने सर इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पर ये जो अलवर के महाराजा थे वो शिकार खेलने के लिए जाते थे सर वहाँ पर। ओके, अच्छा अलवर के किस संग्रहालय में मुगल बादशाहों की तलवारें रखी गई है? सर अलवर संग्रहालय के नाम से ही है सर, जो सिटी पैलेस में स्थित है, वहां पर सर ये मुगल बादशाहों की तलवारें रखी गई हैं सर। राइट, ठीक है जी। राजेश सर। जी अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आपका। थैंक यू सर। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर संतुलित दिए हैं आपने, लेकिन कुछ फैक्चुअल जानकारी जो करंट से रिलेटेड, जैसे श्रमेव जयते हो या विजन 2050 क्या है, ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी का नहीं बता पाया। जी सर। एक कुछ गिने चुने प्रश्न थे, करंट से रिलेटेड थे, इनमें आप नहीं बता पाए, लेकिन आपका आत्मविश्वास और जानकारियां देखते हुए ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आप करंट पे फोकस करेंगे आने वाले समय में तो ये भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे, और बिल्कुल ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएंगे, और सेलेक्ट होके हमें भी गौरवान्वित करेंगे।
शुभकामनाएं आपको। जी सर। थैंक यू जी। ललित जी अरविंद जी, एक तो आपका जो क्षेत्र है, रेडियो क्षेत्र से आप हो, तो इसकी पूरी जानकारी हाँ आप, हाँ जैसे टैक्सी रेडियो का आप नहीं बता पाए, तो जी सर। उसको आप पूरा तैयार करें। और उत्तर में कहीं कहीं आप अनुमान लगाते हैं जो सटीक नहीं होता, आप उसको राइट आंसर की तरह बोलते हैं उसको, तो वो अनुमान नहीं लगाएं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दें, और अनुमान लगाना है तो फिर पैनल की अनुमति से लगाएं। कहीं कहीं उत्तर आपके बड़े, अच्छा तो बड़े उत्तर के बजाय आप उनको पॉइंट आउट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक जो है आपकी जो शैली है वो अच्छी है बोलने की, पर उसमें शब्दों का स्तर थोड़ा और अच्छा करिए, थोड़े उन्नत स्तर के शब्दों को लाने का प्रयास करें, और वो तब आएंगे जब आप मिरर प्रैक्टिस करोगे। जी सर। कांच के सामने बैठ के आप कोई भी शब्द, अच्छा जी सर। जी सर। तो आप प्रयास करें कि उस शब्द की जगह और कौन सा उच्च स्तर का शब्द आ सकता है, तो वो थोड़ा आपका गहनता को और बढ़ाएगा। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छा गया आपका मूक, पर्सनालिटी भी, आप व्यक्तित्व भी ओवरऑल बढ़िया है, आरएस अधिकारी लगते हैं। और जी सर। विनम्रता है वो सबसे प्रभावित करने वाली है। बाकी ये कुछ छोटी मोटी चीजें जी जो सर। इसको आप तैयार कर लेंगे तो ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। सर मैं सर जो ये बड़े उत्तर जा रहे हैं सर, ये मुझे खुद को प्रॉब्लम लगती है सर। मैं इसको रिकॉर्ड करके सुनता हूँ सर, इसको कैसे कम करूँ सर? इसमें आप जैसे मिरर प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको। कुछ भी, कोई भी प्रश्न आप लिख लीजिए और आप प्रयास करें कि उनका उत्तर पॉइंट आउट करें मिरर के सामने। मतलब उस अच्छा देखें, जब भी कोई उत्तर देते हैं तो ब्रेन को 1-2 सेकंड का टाइम दीजिए, तो ब्रेन अपने आप ही उसको परिष्कृत करेगी उत्तर को। अच्छा भी जी आप सर। ऐसा अभ्यास निरंतर लाएंगे पॉइंट्स निकालने का, तो धीरे धीरे पॉइंट आउट होता जाएगा। जी सर। जी सर। 20-30% आंसर अगर पैरे में होते हैं तो चलेगा, पर ज्यादातर आंसर अगर आप टू द पॉइंट और पॉइंट आउट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। सर एक सेकंड सर, जो सर हाँ। थे शुरू में जो लिया था उनका फीडबैक और बता देती सर। वो अतुल सर हैं, वो उनकी एक्चुअली क्लास रहती है इस समय, अच्छा इसलिए मैं उनसे पूछ लूंगा फोन पे आपको जी सर। जी ठीक सर। है। सर एक चीज और है कि सर मैं नेक्स्ट मॉक कब देना चाहिए सर मुझे, अब कैसे नेक्स्ट तैयारी मॉक आप करके कम से कम 12-15 दिन बाद, आप जब आप पूरे तैयार हो जाओ तो आप मुझे फोन कर देना कि मैं रेडी हूँ, हम आपका मॉक ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट। जी।